हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस की क्लास है, बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है आज आपकी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाला हूं। बहुत ही आसानी से क्लियर करवा दूंगा। पर पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों कि आपके फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स हैं, बस आप देखोगे टोटल 12 और 12 में वो टॉपिक्स, वो चीज़ें हैं जो इनमें से छूट जाएंगी, लगभग कॉमन सी चीज़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं और जो इनमें कवर नहीं हुई हैं, तो वो हमने विविध में रख दिए हैं। ये कहाँ से लिया है? ये मैंने इंडेक्स लिया है अपनी बुक से, ठीक है, जो हमारी साइंस की बुक है, जो शायद अभी आपको नहीं मिली हो लॉकडाउन के चलते, कोई नहीं। तो मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो ये 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी, साइंस की प्लेलिस्ट से। तीनों चैप्टर्स पे मैंने 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो में सारे चैप्टर्स कवर करवा दिए। करीब 10 वीडियो आपको मिल जाएंगी। और जो अगली वीडियो है ये है, और इस चैप्टर पर मैं आज वीडियो दूंगा। इस चैप्टर का नाम आप पढ़ लीजिएगा, पदार्थों के सामान्य गुण। पदार्थ क्या होता है वो चीज भी बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। प्रत्यास्था, दाब, सब कुछ अजीब से नाम लग रहे होंगे, अंग्रेजी वाले भी नाम पढ़ सकते हैं कि ये क्या क्या है, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले तो बता दूं कि ये चैप्टर हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। मात्र यही चैप्टर है, इनके चैप्टर को खत्म होते ही फिजिक्स कंप्लीट। सबसे खास बात है इस बुक्स में कि हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस हैं। भाई हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस भी कौन से? जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर के बाद 30-40 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। और साथ में मैं क्या करवा रहा हूं? न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूं। जो बुक में न्यूमेरिकल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, बुक में न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पे कराऊंगा। हर चैप्टर से टॉप 10 या 15 जो भी मुझे अच्छे लगेंगे, मैं उतने न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा। मैंने गति एवं बल में भी आपको 8-10 न्यूमेरिकल कराए हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल कराए हैं 10, और जो चैप्टर इसमें जरूरत लगेगी तो इसमें भी कराऊंगा। जिस जिस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं उनसे जरूर कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये तो थी जानकारी। और अब मैं आपको बता दूं, चैप्टर 4 आज हम शुरू कर रहे हैं। बुक के मैंने बता दिया है कितने चैप्टर हैं, कैसे खत्म करेंगे साइंस को, कौन कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर करेंगे, सारी बातों की जानकारी आपको हो गई है। और चलिए, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के सामान्य गुण। मैटर क्या होता है? पदार्थ, और उसके सामान्य गुण मतलब प्रॉपर्टी मतलब गुण, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो हमें ये सब ही देखिए, पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, पहले तो मैं ये बात बता दूं, फिर हम पदार्थ को जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है। तो समझिएगा इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। नाम से स्पष्ट है कि जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। जनरल प्रॉपर्टीज मतलब जनरल वो सारी बातें जो आप सबको पता ही होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है इसको भी मैं समझाऊंगा। ठोस क्या है, द्रव क्या है, ये सब पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठीक है। प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी, प्रतिबल यानी स्ट्रेस, दाब क्या है, प्रेशर क्या है यानी पास्कल नियम। इन द्रव के अंदर जो दाब के नियम होते हैं वो सब पास्कल है। देखिए, हमने अब तक जो पढ़े थे वो सॉलिड में पढ़ रहे थे, उनकी गति, उन पर बल, उन पर कैसे आरोपित होता है, गति के नियम वगैरह सब पढ़े, ठीक है। तो कार्य ऊर्जा पढ़ी, सब कुछ सॉलिड में चल रहा था। इस चैप्टर में क्या है, स्पेशली द्रव की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, दाब क्या है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है ठोस द्रव गैसों पर, वो सारी बातें करेंगे। उन्हीं से ये पास्कल नियम और आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल बनते हैं, ये आर्किमिडीज सिद्धांत जो बनता है, इनसे ही रिलेटेड बनते हैं, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों, और क्या इस चैप्टर में कि डेंसिटी या घनत्व क्या होता है, इसको जानेंगे हम बहुत अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पृष्ठ तनाव, हमने शायद इधर एक दाब छोड़ दिया यानी प्रेशर, इससे भी बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, ठीक है। उनसे पूछा जाता है कि जैसे कि भाई किसी में छेद करने के लिए या नुकीली क्यों की जाती है आगे से चीज, ऐसे ही क्यों नहीं कर दिया जाता, कुछ नुकीला क्यों किया जाता है, सुई नुकीली क्यों होती है आगे से। तो वो सारी बातें इस दाब वाली चीज में पढ़ेंगे हम, दाब वाले टॉपिक्स के अंदर। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, केशिका तो मतलब कैपिलरिटी, ये क्या होता है, श्यानता विस्कोसिटी, बर्नौली थ्योरम,
भी हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। उम्मीद है ये सारे टॉपिक कभी ना कभी आपने सुन रखे होंगे, नहीं भी सुने हैं तब भी समझ में आ जाएंगे। चलिए अब मैं चैप्टर की बात कर लेता हूं टॉपिक्स वाइज। देखिएगा, चैप्टर तो आपने समझ लिया कि पदार्थों के सामान्य गुण का चैप्टर है, और वो सामान्य गुण कोई प्रत्यास्थता है, कोई दाब है, सारी चीजें वो बता रखी हैं, ठीक है। तो उनमें कैसे नियम बनते हैं पास्कल का या आर्किमिडीज का, वो सारी बातें मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि द्रव स्थितिकी द्रव का मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स, ये क्या होता है। हाइड्रो का मतलब द्रव कहो या पानी कहो, कुछ भी कहिएगा। तो दोस्तों द्रव स्थितिकी है तो इसमें समझ जाओ कि द्रव के बारे में ही कुछ जानकारी दी जाती होगी, ठीक है। और स्टैटिक्स है तो इसका मतलब है ये पढ़ाई करते होंगे, अध्ययन करते होंगे इसके अंदर द्रवों का। अब द्रवों की किस चीज का अध्ययन करते हैं वो आप समझ लीजिए। तो इससे ही हमें समझ में आ गया इसमें क्या होना चाहिए। तो अब आप एक बार लैंग्वेज समझ के देखो, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं सॉरी द्रवों के सामान्य गुण धर्म। द्रवों के सामान्य गुण मतलब पानी के अंदर उसके सामान्य गुण धर्म क्या होते हैं, उसमें द्रवों के अंदर बल कौन कौन से काम करते हैं। बाहर के बल तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए, अभी केंद्रीय बल ये वो सब कुछ, ठीक है, गुरुत्वीय बल वो सब पढ़े। लेकिन द्रवों के अंदर भी कुछ बल काम करते हैं, वो बल भी हम पढ़ेंगे। और दोस्तों दाब क्या होता है, द्रवों के अंदर बल भी देखेंगे, द्रवों के अंदर दाब भी देखेंगे, प्रेशर। और तरल पदार्थों के बलों के कारण संतुलन कैसे बनता है। तो तरल पदार्थ में कोई चीज तैर जाती है, कोई नहीं तैरती है, वो सारी बात इसके अंदर आती है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत भी इसी बात पर निर्भर करता है, तो वो भी इस द्रव स्थिति का ही एक हिस्सा है, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत हो या और प्लवन के नियम हो, तो वो सारी बातें हम करने वाले हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि द्रव स्थिति में क्या होता है कि द्रवों पर जो भी अंदर बल लगेगा या उसमें अंदर जो भी दाब लगता होगा या उसमें वो संतुलन कैसे बन जाता है द्रव के अंदर, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। और आगे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि पदार्थ, देखिए बारिश हो रही है, इसकी आवाज़ आपको आ रही होगी पर डिस्टर्ब कम हो, कोई बात नहीं, बारिश हो रही है अच्छी बात है। अब तो फसल वसल सबकी उठ गई है तो ठीक है, हो जानी चाहिए। तो पदार्थ यानी मैटर, इसको समझते हैं एक बार, ठीक है। पदार्थ को समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को। अब देखिए हम बहुत बार बोल देते हैं पदार्थ या मैटर, या हम बोलते हैं एक चीज और होती है द्रव्य। हिंदी में बहुत नाम है। देखिए द्रव और द्रव्य में फर्क है, दोनों चीजों में, द्रव क्या द्रव्य क्या, ठीक है। ये बिजली कड़क रही है और मजा आ रहा है पढ़ाने में। चलो द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ, मैटर। द्रव का मतलब लिक्विड, दोनों का अंतर समझना। द्रव्य मतलब पदार्थ। अब देखिए पदार्थ क्या, अगर ये मैंने पेन पकड़ रहा है ये भी क्या पदार्थ है, पंखा लटक रहा है ये भी पदार्थ है, ये बोर्ड है ये भी पदार्थ है, हाँ सब पदार्थ है। जो भी चीज आपको दिख रही है, पानी है क्या ये पदार्थ है, बिल्कुल पदार्थ है। आप गैस देखते हो तो वो भी एक पदार्थ है। सब कुछ पदार्थ के अंतर्गत आता है। ये पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस, ठीक है। पदार्थ की कोई सी भी अवस्था इनमें से हो सकती है। अब आप पदार्थ की फिर परिभाषा क्या देंगे, परिभाषा वो दी जाती है, पदार्थ वो चीज है जिसका हम ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या होती हैं, अब आपको पता होगा 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं। आंख से, कान से, कान आता है ज्ञानेंद्रिय में, चलो आता होगा, नाक से, जीभ से और एक त्वचा से, बिल्कुल आता है। आंख नाक कान 3 चीज हो गई, आंख नाक कान 3 चीज। किसी चीज को सुनकर हम महसूस करें कि कोई चीज है, किसी चीज को देखकर महसूस करें आंख है, किसी चीज को सूंघकर भी हम महसूस करते हैं कोई चीज है, और किसी चीज को चखकर हम महसूस कर सकते हैं, और किसी चीज को छूकर त्वचा से महसूस कर सकते हैं। तो वो है ज्ञानेंद्रिय। तो जिससे कोई भी चीज हो सकती है पदार्थ, जो इनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वही पदार्थ कहलाती है। इन सब में द्रव्यमान होता है,
देखिए द्रव्यमान रहेगा, एक तो ये बात हो गई, पदार्थ वो चीज होगी जिसमें द्रव्यमान रहे, कुछ भी हो, थोड़ा हो ज्यादा हो, बात अलग है। स्थान घेरती है, ये चीज स्थान घेरेगी या नहीं, तो ये सब पदार्थ की पहचान है, स्थान घेरेगी, द्रव्यमान होगा और साथ में ज्ञान इंद्रियों से अनुभव की जा सकती हैं, वो सब पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा आपको समझ में आ गई, तो अब आप समझ सकते हो कि पदार्थ क्या होता है। कोई भी चीज जो आपको दिखाई दे रही है, ये समझ लो वो सब पदार्थ है। क्या मैं भी एक पदार्थ हूं? हाँ पदार्थ हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब पदार्थ आप बताओगे मैं ठोस हूं, द्रव हूं, गैस हूं, वो आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। अब ठोस, द्रव, गैस की बात कर लेते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। देखिए जो भी मैंने पदार्थ बोला, या तो वो सब सॉलिड होंगे, आपको पानी दिखाई दे रहा है तो ये भी एक पदार्थ है क्योंकि उसने भी स्थान घेर रखा है, कुछ उसमें भी अपना वजन है, ठीक है, और स्थान भी घेर रहा है, वजन भी, और हमें दिख भी रहा है, महसूस भी कर सकते हैं। कोई मुंह पे पानी मार दे सोते सोते भी महसूस कर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये भी पदार्थ हुआ, लेकिन पदार्थ की अवस्था दूसरी हो जाएगी, लिक्विड अवस्था, ठीक है। एक पदार्थ की अवस्था गैस कि हमें दिखती नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम सूंघ तो सकते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों से महसूस हो गई कि नहीं, बहुत सारे एरिया में फैली हुई है, इसलिए स्थान कहीं ना कहीं तो घेर ही रही है, बहुत ज्यादा घेरती है गैस तो स्थान। द्रव्यमान, वजन तो उसमें भी होता है, आप तोल के लाते हैं गैस, घर का सिलेंडर एलपीजी का कि जी इतने किलो का, 14 का या इतना 17 का, जो भी आप तोल के ला रहे हैं, 14.2 किलोग्राम जो भी गैस है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें भी द्रव्यमान होता है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों पदार्थ तो वो भी हुआ, गैस भी हुआ, द्रव भी हुआ। अब बात करते हैं, सब जानते हैं ठोस क्या, पंखा ठोस है, पेन क्या ठोस है, मैं भी क्या हूं, ठोस हूं, ठीक है। ठोस कैसे हो जी, छेद तो हो जाएगा आप में, छेद तो हर ठोस में हो सकता है, बताओ, किसी में थोड़ा ज्यादा दम लगाना पड़ जाएगा, किसी में कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ठोस क्या हो गए, द्रव क्या, जो बह सकें जमीन में, सीधी परिभाषा तो ये होती है। गैस क्या, जो उड़ सकें हवा में, और ठोस क्या, जो एक जगह रखे रहें। चलो अब देखिए ठोस की एक परिभाषा सीधी सीधी, हर ठोस का एक निश्चित आकार होता है, बिल्कुल हमारा भी एक निश्चित आकार है, हम बढ़ा घटा नहीं सकते अपने आकार को, विशेष परिस्थितियों में घटा बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई हमें छेद के ही बड़ा कर दे वो बात अलग है, ठीक है। इस पेन को मैं इसमें हथौड़े मार मार के इसका आकार बदल दूं वो बात अलग है, लेकिन अपना एक निश्चित आकार है, लंबा सा जी, वो आदमी कैसा लंबा सा, वो कैसा छोटा सा, तो एक निश्चित आकार है कहीं ना कहीं। निश्चित आयतन है, आयतन भी एक निश्चित घेरता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज इकसार है। और दोस्तों कोई भी चीज ठोस है तो वो ठोस ही क्यों है, वो द्रव क्या बन सकती है। देखिए इनमें एक बहुत अच्छी बात है कि कोई भी ठोस आप देखते हैं, कोई चीज आप देखते हैं कम ठोस है, कोई ज्यादा ठोस है, मैं कम ठोस हूं, लेकिन लोहे की कोई दीवार है तो वो ज्यादा ठोस है, लोहे की कोई चीज है तो ज्यादा ठोस है, ठीक है। तो उसमें क्या कारण होता है, इन सब के अंदर अणु भरे पड़े हैं, ऐसे मान लो हर चीज अणु परमाणुओं से मिलकर बनी है, हर चीज, दुनिया की हर चीज आप ऐसे मान लीजिए, कोई भी चीज चाहे वो ये हो पदार्थ हो, कुछ भी, कोई भी पदार्थ अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। ठोस में जो ये होते हैं अणु परमाणु आपस में बहुत पास पास होते हैं, जो जितना ज्यादा ठोस उसके उतने ही पास। सोना जो है बहुत ठोस चीज है, लोहे से भी बहुत ठोस है, तो उसके बहुत पास होंगे, ठीक है। चलिए हम आदमी भी, मैं अपने आप को ठोस बोल रहा हूं तो मेरे थोड़े से दूर दूर हैं। अब कोई जिम वाला वो थोड़ा और ठोस हो जाएगा, उसके थोड़े पास हो जाएंगे, तभी तो मसल्स निकल आती हैं, ऐसे मान सकते हो। चलिए तो दोस्तों इनमें जो अणुओं के हिसाब से बोलूं तो अणुओं का जो आकर्षण यानी अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो पास पास होते हैं, बजाय प्रतिकर्षण बल मतलब रिपल्सन फोर्स के, ठीक है। तो रिपल्सन मतलब जो प्रतिकर्षण दूर दूर फेंके, तो दूर दूर तो नहीं फेंक रहा है, तो पास पास बुला रहा है, तो आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, 2 बार लगाया है इसलिए मैंने। ठोसों का आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से बहुत ज्यादा होता है, समझ गए बात। तो ठोसों की मैंने पहचान बता दी, एक निश्चित आकार लेंगे, निश्चित आयतन रखेंगे और उनका आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से बहुत अधिक होगा। बहुत अच्छी बात, ठोस के इतने गुण कोई नहीं बताएगा आपको। और मैं ये भी कह रहा हूं क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठोसों में क्या होता है, निश्चित आकार, निश्चित आयतन या आकर्षण बल बहुत अधिक, और डी ऑप्शन, ये तीनों ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है। दोस्तों द्रवों की बात करूं,
द्रव में आप हाथ घुसाओगे बड़े आराम से घुस जाएगा, जबकि ठोस में लोहे की दीवार में हाथ घुसा के देखना, उंगली टेढ़ी कर देगी आपकी ने। चलो तो ये देखो, इसमें अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार क्यों है द्रवों का? देखिए आपको पता है कि ये कोई भी द्रव है, आप बोतल में भर दोगे तो बोतल की जैसी शेप ले लेगा। आप पानी को, पानी समझ लो द्रव, कटोरे में भर दोगे तो उसका आकार कटोरे के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिस चीज में डालोगे वैसा आकार ले लेता है। बात समझ में आ गई? निश्चित आयतन, हाँ आयतन निश्चित होता है। मान लो कटोरे में डालो या बोतल में डालो, चीज जितनी है उतनी ही तो रहेगी, तो आयतन आप निश्चित कह सकते हो। मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की गुणा करोगे, चाहे कटोरे में कर लो चाहे बोतल में कर लो, वो बराबर ही आएगी। ये होता है निश्चित आयतन। चलिए अब मैं आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल की बात करूं तो आकर्षण बल इसमें भी थोड़ा सा होता है, इसमें भी थोड़ा सा छेद करोगे किसी चीज में तो थोड़ा सा जोर पड़ेगा, क्योंकि पानी में अंदर जा रहे हो, मुंडकी मार रहे हो अंदर, तो थोड़ा इतनी तेजी से, थोड़ी जितना हवा में बहुत तेजी से आप नीचे जाओगे, लेकिन पानी में धीरे धीरे अंदर जाओगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी, इसमें जो अणु हैं थोड़े दूर दूर होते हैं पर होते हैं। ठीक है, तो आकर्षण बल इसका भी अधिक ही होता है प्रतिकर्षण से। आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण से बहुत ज्यादा होता है, ये दिख रहा है, लेकिन ठोसों में बहुत ज्यादा होता है। अब मैं बात करूं कि गैसों की, तो दोस्तों गैसों में ना तो कोई आकार होता है, कुछ आकार नहीं, किसी में भर लो नहीं, वो नहीं रुक सकती। अनिश्चित आयतन होता है, आयतन भी निश्चित नहीं है, कभी बहुत ज्यादा में भी फैल सकती है, बहुत कम में भी रख सकते हो। सिलेंडर के अंदर भी भर दोगे और सिलेंडर से बाहर निकाल दो तो पता नहीं कितने आयतन को ले बैठेगी। चलो आपको पता है। और आकर्षण बल, क्योंकि इसमें जो है ना, ये देखो यहां समझो गैस को, इसका एक अणु यहाँ, एक यहाँ, दूर फेंक रहे हैं और दूर ही होते जा रहे हैं, तभी तो ज्यादा फैलती जाती है। पानी थोड़ी फैल जाएगा ऐसे, इसलिए गैस पूरे में फैलती जाती है, क्योंकि उसके अणु दूर दूर फेंक रहे हैं एक दूसरे को। चलिए बहुत बिजली पड़ रही है, बिजली पड़ रही है आज तो, चलो डिस्टर्ब हो रहे होगे पर समझ में आ रहा होगा। बहुत मजेदार मौसम, सुहाना, मुझे भी मजा आ रहा पढ़ाने में। रोटी नहीं खाई पर सुबह से। ठोस द्रव गैस, अब क्या होता है? ठोस द्रव गैस की बात करते हैं दोस्तों। इसमें मेल्टिंग पॉइंट, द्रव्यमान और घनत्व की बात करूं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, ठोसों का, गैस का, द्रव का, या तीनों का समान, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है तो आपको समझाने लगूं। मेल्टिंग पॉइंट है कि जिस पर कोई चीज गलनी शुरू हो जाए, मेल्ट होनी शुरू हो जाए, हिंदी में गलनांक बिंदु बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को उबलने वाला पॉइंट। अब देखो ठोस है तो गलेगा, और बॉइलिंग कौन सी चीज करेगी? लिक्विड है तो बॉइल करेगा, सीधी सी बात है। जिस ताप पर वो उबलने लगे, वो उसका, जिस ताप पर, मान लो 100 पर पानी उबला तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट, लोहा 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, तो लोहे का 1200 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आई? तो इनका बहुत ज्यादा होएगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, या नहीं? बताओ, ठोसों का बहुत ज्यादा होगा, द्रवों का ठोसों से थोड़ा कम होगा, और गैस तो वैसे ही उबली हुई सी है। ठीक है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, तो इनका तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही कम है। अब मैं द्रव्यमान की बात करूं, वजन किसमें होगा? एक ठोस चीज, एक लिक्विड चीज, एक गैस चीज। तो आपको पता है गैस में तो ना के बराबर वजन होता है, ठोस में बहुत वजन होता है। लोहे से ज्यादा ठोस सोना है। एक गिलास लो, गिलास में पिघला के लोहा भर दो, गिलास में पिघला के, बहुत तगड़ी आज देखी चाहिए कुछ, गिलास में सोना भर दो, लोहे और सोने में से अगर आप देखोगे तो सोने का कई गुना वजन बैठेगा लोहे से। मतलब हो सकता है एक गिलास में सोना 5 किलो आ जाए, ऐसा हो सकता है कि हाँ हो सकता है, अगर उसे ठोक के भर दिया जाए तो। चलिए बात समझ में आ रही है? जबकि पानी आएगा 250 ग्राम ही। तो इसका मतलब है द्रव्यमान किस चीज का ज्यादा होगा? उसमें 10 किलो वजन, 5 किलो वजन हो जाएगा एक गिलास में। बताओ सोना भर दिया तो ठोसों का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, द्रवों का ठोसों से कम, और गैसों का बहुत कम। और बात करूं घनत्व, देखिए हर गिलास में गैस तो भरी हुई है,
वायुमंडल में जो गैस है वो तो गैस है ही, गिलास के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तो भरी हुई है, फिर भी गिलास में अपना ही वजन नापते हैं हम, गिलास का ही तो वजन है क्या, तो उसमें ना के बराबर द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब मैं घनत्व की बात कर लेता हूं। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या है। डेंसिटी देखिए, अगर मैं बोलूं, आप ये समझते होंगे जनसंख्या घनत्व, तो उसको मैं आपको समझा दूं कि भारत में जैसे जनसंख्या घनत्व है 940, कितने 1000, मतलब ये 940 ऐसे समझिए कि 940 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, तो ये घनत्व हो गया। 1 किलोमीटर ऐसे नाप दो, 1 किलोमीटर ऐसे नाप दो, 1 किलोमीटर हो गया, तो ऐसे बंद कर दो फिर इस एरिया को, तो ये जो 1 वर्ग किलोमीटर एरिया बनता है इसमें 940 लोग रहते हैं, तो ये है भारत का जनसंख्या घनत्व। तो इसका मतलब जितने पास पास हैं, अगर इसी चीज को आप दिल्ली के अंदर देखोगे, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व, तो दोस्तों इसी एरिया में 11,000 कुछ लोग रहते हैं, तो सोचिए दिल्ली में कितने पास पास बसे हुए हैं, वहां का जनसंख्या घनत्व 11,000 कुछ है। तो घनत्व आप समझ गए हैं कि जहां पर चीजें पास पास हो, तो अब पास पास अणुओं से आप समझ लीजिए घनत्व किसका ज्यादा होगा, क्योंकि ठोसों में अणु बहुत पास पास होते हैं तो इसका घनत्व बहुत अधिक, द्रवों में थोड़े दूर दूर, इसका ठोसों से कम, और गैसों का सबसे कम। तो आप समझ गए घनत्व क्या होता है, बिल्कुल समझ गए हैं। जिस चीज का द्रव्यमान अधिक उसका घनत्व अधिक, ये हमेशा याद रखना। जिसमें वजन ज्यादा उसका घनत्व हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, हमेशा, हाँ हमेशा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलिए बढ़ जाइए। ये तो मैंने ठोस द्रव गैस आपको समझा दिया। आप क्या हो जी, ठोस द्रव गैस के अलावा भी कोई पोजीशन हो सकती है क्या किसी पदार्थ की? हाँ होती है। जैसे एक प्लाज्मा, एक और पोजीशन होती है प्लाज्मा, आपने सुना होगा। प्लाज्मा पाया जाता है धरती के अंदर। जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो उसमें से प्लाज्मा निकलता है, क्योंकि जमीन की मेंटल सतह में है ये। ठीक है, प्लाज्मा निकलता है। प्लाज्मा क्या है, वो ठोस और द्रव के बीच की अवस्था, मतलब आप उसमें छेद भी नहीं कर सकते, इतना ठोस है, और वो बहता भी है। तो इसलिए ना तो वो ठोस ना द्रव, उन दोनों के बीच की अवस्था बोल दी जाती है। तो समझ में आ गया प्लाज्मा क्या है। एक बोस आइंस्टीन एक नाम करके है, ठीक है, वो भी एक अवस्था है। 5वीं अवस्था बोली जाती है पदार्थ की। पदार्थ की टोटल 5 अवस्था होती है, इनसे अलग। ये तो मेन अवस्था थी ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस है मेन अवस्था। टोटल अवस्था कोई पूछे तो 5 कह सकते हो। चौथी एरी, 5वीं बोस आइंस्टीन नामी है, बिल्कुल। तो वो क्या है, इन दोनों के बीच की अवस्था, वो बहता भी है और वो उड़ता भी है। ठीक है, इसलिए इन दोनों के बीच की अवस्था हो गई। चलिए, ना वो द्रव है ना गैस है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पदार्थ टोटल 5 अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करूं, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, ये क्या होता है। बिल्कुल देसी में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। साइंटिफिक शब्द बेशक हो, पर इसको हमने देसी में न ढाला तो फिर हम काहे के देसी। चलो अब आ जाओ, देखिए नाम है इलास्टिसिटी, मतलब प्रत्यास्थता। और प्रत्यास्थता अब समझना क्या होता है, पहले आपको इससे समझा दूं। ठोस पिंड का आकार या आयतन बदलने के लिए जो बहाबल लगाते हैं, यहां पे लिख लेना, बदलने के लिए जो बहाबल हम लगाते हैं, परंतु उस बल को हटा लें उससे, तो पिंड अपनी पूर्व अवस्था में आता है। जैसे आप किसी चीज को पिचकाए रखो, आपके पास की कोई चीज पिचका नहीं, हाँ प्लास्टिक की है तो पिचका ही लोगे। प्लास्टिक की चीज पर दम लगाया और वो पिचका दी, और ऐसे ही हटे, फिर वो अपनी अवस्था में आ गई, तो वो उसकी इलास्टिसिटी है, वो उसकी प्रत्यास्था। अगर वो अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर ले तो, और जो यूं ही दबी रह जाए तो उसमें इलास्टिसिटी कुछ है ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? जो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए तो समझ लो उसने इलास्टिसिटी उसमें ठीक ठाक है, बहुत बल भी नहीं लगाना पड़ा। प्लास्टिक में कहाँ बल लगता है, और अपनी अवस्था में भी नहीं आ पा रही, इलास्टिसिटी बहुत बेकार है उसकी। ठीक है, तो अब यही सब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये अब आप पढ़ के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा इलास्टिसिटी क्या है। एग्जाम्पल दे दिया है, इस गुण को उस पिंड का प्रत्यास्था कहते हैं। पिंड कुछ भी हो सकता है, कुर्सी भी हो सकती है, प्लास्टिक की मेज भी हो सकती है, और लोहे का भी हो सकता है। लोहे में भी होती है प्रत्यास्था, हाँ हर चीज में प्रत्यास्था। लोहे में थोड़ा और दम लगाना पड़ेगा,
वो अपनी पूर्वावस्था पा लेगा या नहीं, वो उसकी बात है। अगर पा लेगा तो उसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। सबसे अधिक प्रत्यास्थता मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत अधिक होती है स्टील की। स्टील की प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। अब देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं पर आरोपित बल को, जैसे हमने किसी चीज पर दबाई, इसको दबाने लगूं मैं, दबाया, बल लगाकर हटा लें, दबाए रखी तब तक तो बेचारी दबी रही, हटा लिया फिर अपनी बिल्कुल ऐसी हो गई, बिल्कुल नहीं पिचकी, पिचकी ये वर्ड आएगा आपको समझ में। किसी चीज को पिचका दिया बल लगा के, फिर वो वापस उसी अवस्था में आ गई, तो समझ लो वो वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ है, उसमें तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इसी को प्रत्यास्थता कहते हैं, पिचकने को प्रत्यास्थता कहते हैं, समझ लो। अगर वो नहीं पिचकी तो उसका प्रत्यास्थता का गुण है। स्टील की प्रत्यास्थता बहुत अधिक है, स्टील आसानी से नहीं पिचकती, पहले तो बहुत बल लगाना पड़ेगा, और अगर पिचका भी दी तो फिर वापस अपनी अवस्था वो ले लेगी, थोड़ा बहुत हटाने से, बल हटाते ही। चलिए, स्टील को इसलिए बोलते हैं बहुत अधिक प्रत्यास्थ है। आगे बात करते हैं। अब प्रत्यास्थता पढ़ी है तो प्रतिबल भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यास्थता तब आई जब बल लगाया, और बल की बात हुई तो प्रतिबल हमें सीखना पड़ेगा। बस अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिबल क्या चीज है। तो अभी मैं आपको बता दूं, प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यायन बल, ये प्रत्यायन बल वही है। प्रत्यायन बल क्या होता है? जो आपने इस वस्तु को पिचकाने के लिए लगाया है, प्रत्यायन पिचकाना। प्रत्यायन बल जो आपने इसको दबाने के लिए लगाया, इसके प्रत्यास्थता चेक करने के लिए लगाया, वही प्रत्यायन बल है। और अगर वो मैं इस एरिया में लगाऊं, बस एक निश्चित एरिया में 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर ऐसे नाप लूं बोर्ड पर, और इसी एरिया में लगाऊं, तो उस एरिया में जो पिचकाने के लिए बल लगाए एक एक का लूंगा तो फिर वो प्रतिबल कहलाएगा। और एक एक का ना लिया, 2 एक का ले लिया, तो वो फिर प्रतिबल नहीं है, फिर उसमें क्षेत्रफल का भी भाग देना पड़ेगा। जो बल लगा है उसमें इस क्षेत्रफल 2 एकम 2 का भी भाग देना पड़ेगा, तो फिर हम प्रत्यायन बल बटे क्षेत्रफल बोल देते हैं। ठीक है, अगर ये 1 हो तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 एकम 1, 1 का भाग 2 या मत 2। यही को कहना चाह रहा है कि अगर क्षेत्रफल को एकांक कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, तो प्रत्यायन बल और प्रतिबल एक ही चीज है। तो समझ में आ गई कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल कहते ही समझ लो ये 1 हो गया, तो इस पर जो लगने वाला, इस क्षेत्र पर जो लगने वाला बल है वही प्रतिबल कहलाता है, वही प्रतिबल कहलाता है। चलिए ठीक है, इस बोर्ड पर पिचकाने के लिए 1 मीटर में जो जोर लगाऊंगा वो प्रतिबल कहलाएगा। तो प्रतिबल का फॉर्मूला प्रत्यायन बल अपॉन ए, तो आप ऐसे कह सकते हो। हुक नियम, हुक्स लॉ प्रतिबल और विकृति पर आधारित है। अब विकृति क्या चीज है समझ लीजिए, स्ट्रेन बोलते हैं अंग्रेजी में, स्ट्रेन। विकृति, आपने कोई चीज पिचका दी, आपने किसी घूसा मारा और घूसा से उसका मुंह पिचक गया, तो उसके चेहरे की बनावट में कुछ फर्क आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो वो आपने उसको जो फॉल्ट दे दिया वही विकृति है, जो आपने उसमें दोष दे दिया। जो भी वस्तु पिचकाई है उसका जो पिचकना है, पिचकी पड़ी है बेचारी, वही विकृति है। ठीक है, और जितना ज्यादा बल लगाओगे, जितना ज्यादा जोर से घुसा मारोगे, उतना ही ज्यादा मुंह पिचकेगा कि नहीं पिचकेगा, आप बताओ। तो इसका मतलब प्रतिबल के सीधा समानुपाती होती है विकृति। मतलब प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। विकृति मतलब स्ट्रेन। तो वही मैंने लिखा है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के सीधा समानुपाती होता है। यही हुक का नियम है कि जितनी जोर से घुसा मारा उतना ही मुंह पिचकेगा, वो हुक का नियम है। ठीक है, हुक का नियम। हुक तो जानते हो आप, हुक का मतलब यही है डुक मारा। चलो, हुक को डुक से याद रख लेना, जितना ज्यादा बल लगा के मारोगे उतना ज्यादा दोष आएगा अगले में। तो यही चीज यहां लिख दी है लैंग्वेज में, हुक का नियम याद रहेगा डुक से। चलो आगे आ जाओ। प्रत्यास्थता सीमा, ये मैं ऐसे ही समझा देता हूं आपको, मैंने कुछ नहीं लिखा इसलिए। हाँ दोस्तों, ये भी बता दूं कि इन सब के नोट्स आपको मैं दूंगा, और वो टेलीग्राम पे दूंगा, और किताब के नोट्स दूंगा, क्योंकि किताब सबके पास नहीं है, तो इसलिए टेंशन मत लो। तो जो भी चीजें हैं मैंने समझा दी अपनी लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज में बिल्कुल ऐसे ही लिखी हुई है, क्योंकि किताब भी हमारी है, ऐसे ही तो लिखा होगा किताब में भी, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिख रखा।
पर जो उदाहरण दिए ना ये देसी दिए हैं, ये किताब में ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे, वहां पढ़े लिखों की सी बात होनी चाहिए। चलो, प्रत्यास्थ सीमा ये क्या होती है? तो आप समझिए, मैं किसी चीज पे, प्लास्टिक पे बल लगा रहा हूं, पिच के जा रही है, पिच के जा रही है, पिच के जा रही है, ठीक है, और तुमने इतना बल लगाते गए, लगाते गए, लगाते गए, उस बल से लगा के उस सीमा तक वो बल लगा दिया कि यहां से वापस आ जाएगी, यहां से वापस आ जाएगी, यहां से वो वापस आ जाएगी। आपको इतना बल लगाऊं तब भी ये ठीक हो जाएगी, इतना लगाऊं तब भी ये अपने ठीक आ जाएगी, इतना लगाऊं तब भी आ जाएगी। अब जो कहा इतना लगा दूं, तो मतलब वो जो लास्ट वाला बल लगाया है, अगर उससे थोड़ा सा भी अगर आप ज्यादा लगा दोगे तो वो वस्तु अपनी पूर्ण अवस्था में या पुरानी अवस्था में ना आ पाए। तो वही प्रत्यास्थ सीमा है, मतलब उस वहां तक बल लगाना जहां से उस बिंदु से वो अगर वापस आ जाए, उस लास्ट वाले बिंदु तक बल लगाना, ठीक है। अगर उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो लिमिट से बाहर हो जाएगी, अर्थात सीमा से बाहर हो जाएगी इलास्टिक उसकी, ठीक है। मतलब वो फिर फूट जाएगी। स्टील में भी दम लगाए जाओ, कोने फूट जाएंगे उसके। तो समझ लो फिर आपने प्रत्यास्थ सीमा को पार कर दिया। प्रत्यास्थ सीमा वही है जहां तक बल लगाए जाए और वो वापस अपनी अवस्था में आ सके, ठीक है। लास्ट सीमा तक बल लगाना। चलिए, ये प्रत्यास्थ सीमा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें। सवाल आया तो आप बना दोगे, अब कोई बड़ी बात नहीं। अब दोस्तों अगली कहानी आ जाती है दाब की, प्रेशर की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे तो बहुत सारे ये टॉपिक अगली वीडियो में भी चलेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। दाब यानी प्रेशर। अब प्रेशर आप जानते हो, एक तो मेंटली प्रेशर होता है, बॉस ने धमका दिया, मम्मी आज लड़ पड़ी, पापा ने आज धमका दिया, तो वो भी एक प्रेशर ही हो गया। आप प्रेशर ही क्यों ले रहे हो? मम्मी ने धमकाया, रे क्या हो गया, मम्मी ही तो सबकी धमकाएगा, तो वो फिर आपने प्रेशर रिलीज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या और चीजों पर, वो तो मेंटली हुआ। फिजिकली प्रेशर की बात करेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल की तो बात करते ही हैं पूरी फिजिक्स में। चलिए, तो अब हम बात करें कि इस पर प्रेशर, इस बोर्ड पे प्रेशर डालना मुझे, तो प्रेशर एक प्रकार से बल ही तो है। इस पे जो मैं प्रेशर लगाऊंगा तो जोर ही तो लगाऊंगा इसे तोड़ने के। भाई इस पे प्रेशर दो, प्रेशर दो, पल्ली तरफ को प्रेशर दो, समझ रहे हो ना? तो वो कहीं ना कहीं बल ही होता है प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है? एक प्रकार से बल होता है। बल और प्रेशर में फर्क क्या है मैं समझा देता हूं। देखिए, अगर आप इस चीज पर 1 मीटर इधर, फिर वही 1 मीटर इधर, पूरा एरिया नाप के एक एक के में आप बल लगा रहे हो, 1 मीटर ऐसे, तो इस पे जो बल लगाओगे वो प्रेशर कहलाएगा। इस पे जितना भी बल है वो ही प्रेशर है, ठीक है। अब आप मान लीजिए 2 कर देते हो या 1 से कुछ भी बढ़ा देते हो, तो वहां पर ऐसा ही मात्रक है, इसलिए मीटर ले रहा हूं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं बहुत लोग, ठीक है। फिर वो सीधी इस पद्धति में चला जाएगा। पर अगर इसकी विमाएं, इसकी डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई में चेंज कर दी तो फिर प्रेशर के साथ क्षेत्रफल भी आ जाता है। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है P बराबर F/A, बल बटे क्षेत्रफल। तो अब मैं कहूंगा इस पर कितना प्रेशर लगाएंगे, तो जितना भी आपने बल लगाया इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 2 का भाग हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1 होता एकांक क्षेत्रफल पर, तो ये P बराबर F होता, क्योंकि 1 का तो भाग 2 या मत दो। तो वही बात लिखी है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। तो दाब और समझेंगे, चिंता मत करो, नहीं समझ में आया होगा और समझाऊंगा। पहले आप समझ लो, दाब एक अदिश राशि, प्रेशर बस इतना मान लो कि बल ही होता है एक प्रकार से, बस, और कुछ मत समझो, ठीक है। किसी चीज पर प्रेशर लगा रहे हैं तो वो बल लगा रहे हैं, इतना समझ लो बस। दाब क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर वेलोसिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। एक सदिश होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर है। तो दाब एक अदिश राशि है। क्या होती है अदिश राशि? जिसको मापने के लिए दिशा की आवश्यकता ना हो, वही अदिश राशि है। तो इसको मापने के लिए बस कितना दाब लगाया जी? इतना लगाया। बल जो है वो सदिश है, लेकिन जो दाब है वो अदिश है। यही फर्क है दोनों में। बल में ये बताना पड़ेगा किधर को आपने बल लगाया, किधर, किस दिशा में लगाया।
दाब में, प्रेशर में किसी भी दिशा में लगाया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। एसआई मात्रक आपको खुद बताना है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का क्या है, न्यूटन। देखो इससे ही बना लेते हैं हम मात्रक, हमें याद नहीं करना। और ए मतलब मीटर गुणा मीटर क्षेत्रफल का, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लेकिन एक और मात्रक होता है दाब का, याद रखना, पास्कल। पास्कल भी दाब का मात्रक होता है। एक बार भी होता है, वो वायुमंडल दाब है। वो दाब के प्रकार में टाइप्स ऑफ प्रेशर क्या होती हैं वो कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों दाब का मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, दाब का दूसरा भी मात्रक एसआई मात्रक ये भी पास्कल। ठीक है, अब इसकी विमा यानी डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशंस यानी विमा हम इस फॉर्मूले से ही बनाते हैं। हमें पता है कि भाई F बटे A फॉर्मूला है, फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। और F का फॉर्मूला हमें बताना है MA, F को भी और तोड़ लेते हैं। और A का मतलब ये, A का मतलब मीटर स्क्वायर कह दो आप, मीटर स्क्वायर, मीटर तो लंबाई है, तो वो A का मतलब A ही रहने दो अभी। तो M क्या है यहाँ, द्रव्यमान। द्रव्यमान को की विमा को क्या लिखते हैं, M, कैपिटल M, जब भी द्रव्यमान की बात होगी। और A क्या है, A क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब लंबाई, अपॉन सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम, T। तो लंबाई को L लिखते हैं क्योंकि ये लंबाई का मात्रक है, और अपॉन T का स्क्वायर क्योंकि ये अपॉन में आ रहा है, क्योंकि ये टाइम है। और ये जो है ये भी तो लंबाई होती है, मीटर में ऐसे और ऐसे, तो लंबाई होती है तो फिर L ही लिखा जाएगा। फिर से लंबाई को तो, लेंथ को तो L ही लिखते हैं, तो ये नीचे L स्क्वायर और आ जाएगा। और अगर मैं देखूं तो एक L से एक L कट जाएगा, नीचे एक L बचेगा। तो आपकी विमा आ गई है, क्या आ गई इसकी विमा, M L की पावर -1 और T की पावर -2 अगर ऊपर ले जाओगे तो ये इसकी विमा होती है, डायमेंशन होती है प्रेशर की। बना दिया आपने अपने आप। तो ऐसे आप बना सकते हो प्रेशर की विमा, ये पूछी जाती हैं। चलिए आगे, अब देखिए ये सफेद आ गया तो मैं काला हो गया हूँगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन और है कि दैनिक जीवन में दाब का अनुप्रयोग क्या होता है। दैनिक जीवन में दाब का अनुप्रयोग क्या होता है समझने की कोशिश करना। हमारे जीवन में दाब का क्या प्रयोग है, तो ये समझा रहा है। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है, मैंने सारा ही प्रैक्टिकली समझाया है आपको। ठीक है, अब आप यूं बताओ, कोई चीज है, आप एक बच्चे, आप तो लगा रहे हो, एक तो पूरे बोर्ड पे प्रेशर लगा रहे हो, एक बस इतने ही एरिया में उसी बल को, उसी प्रेशर को इतने में लगा रहे हो, तो यहां ज्यादा असरदार है या पूरे बोर्ड पे ज्यादा असरदार रहेगा, छोटे एरिया में असरदार रहता। अब देखना व्यवहारिक एग्जांपल समझ जाओगे इससे ही। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इससे थोड़ा सा और बड़ा एरिया कर दूं तो थोड़ा और कम असरदार होएगा। ठीक है, जितनी छोटी चीज पर बहुत ज्यादा बल लगाओगे तो बेचारी मर जाएगी, यही तो बात होती है। मान लो एक चींटी पर आपने बल लगाकर मारा चप्पल, यार वो मर जाएगी, और उसी चप्पल को भैंस क्या मारना, कुछ नहीं होएगा। तो यही बात है, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप देखते हैं स्कूल का जो बैग है बच्चों का, पट्टियां चौड़ी बनाई जाती है, क्यों? अगर पतली पट्टी बना देंगे तो बच्चों के जो कंधों का एरिया है वो थोड़े से एरिया में ज्यादा बल लगेगा, किसका, बैग का। तो आप समझ जाओ कि भाई वो पट्टियां गड़ेंगी बच्चों के कंधों में, इसलिए उसको चौड़ा बना देते हैं ताकि ज्यादा एरिया कवर करें बच्चों के कंधों का। तो आप भी खुद देखो, किसी पतली सी पट्टी पे या उंगली पे धागे से 5 किलो वजन लटका के देखियो, बहुत जोर पड़ेगा ना उंगली पे, क्या हाथ पे गड़ जाएगा धागा। और उसी को अब कोई चौड़ी सी पट्टी पे 5 किलो कुछ भी नहीं, कितनी दूर ले जाओ। ठीक है, तो वो यही बात है, ज्यादा एरिया में जोर कम पड़ता है। ठीक है, तो वही स्कूल के बैग की पट्टियां चौड़ी बनाई जाती है ताकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कंधे का अधिक हो जाए और बच्चों के कंधों पर कम दाब पड़े। ठीक है, मनुष्य तब चलता है तो भूमि पर अधिक दाब पड़ता है। क्यों पड़ता है बता देता हूं, क्योंकि हम जब भी चलते हैं, ध्यान देना, अब चल के देखना चाहे तो एक ही पैर पर वजन आता है पूरा, क्योंकि जब तक दूसरा हवा में होता है
तो एक पर ही तो वजन रहा, तो उस पर जब भी चलता है मनुष्य तो ज्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि चलते समय एक समय में सतह पर एक ही पैर पर रखता है, एक ही पैर पर पूरा वजन आता है, जबकि खड़ा रहेगा तो जमीन पर कम प्रेशर पड़ेगा। ऐसा समझना कि जैसे आप बच्चे को अपने ऊपर चढ़ा लो थोड़ा सा बड़ा कमर पे, ठीक है, अब उससे क्या हो, एक टांग पर खड़ा हो जा, बहुत दम लगेगा, ठीक है, दोनों पे खड़ा होएगा आपके मद्दू पे, एक पैर वहां और एक थोड़ा दूर रख लिया, तो समझ लो फिर आप पे ज्यादा जोर नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी बात है, समझ में आ गई होगी आपको। तो वो ये है कि अपेक्षाकृत कम दबाव पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जब दोनों पैरों भूमि पर होते हैं तो कम दबाव पड़ेगा। तो खड़े होने पर कम प्रेशर पड़ता है, जबकि चलता है तो ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ये बात समझ में आ गई क्यों ऐसा होता है, ठीक है। व्यवहारिक एग्जाम्पल पे भी क्वेश्चन बनते हैं। सुई एवं कीलों का एक सिरा नुकीला बनाया जाता है, क्यों, ये पूछा जाता है, ताकि जो है जो दाब जिस चीज पर वो लगाया जाए उस पर बल हम ज्यादा लगा सके किसी एक निश्चित पॉइंट पर। कैसे, ताकि पृष्ठ क्षेत्रफल कम रहे, क्षेत्रफल पर कम रहेगा। देखो अब इस चीज का नुकीलापन है, ये थोड़ा कम है, तो इसको मैं इसमें घुसाने लगूं तो ये इतना एरिया घेर रहा है, अगर इसमें सुई घुसाऊं तो वो बहुत थोड़ा सा एरिया घेरेगी, तो उस पर प्रेशर ज्यादा लगाया जा सकता है, तो वो छेद कर देगी, ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ताकि पृष्ठ क्षेत्रफल कम रहे और वो सरलता से कपड़ों और दीवारों पर प्रवेश कर सके। चलिए, ट्रैक्टरों के टायर चौड़े होते हैं, देखा होगा आपने ट्रैक्टर का पिछला टायर कितना चौड़ा होता है, अगर वो पतला बना दिया जाता ना तो जमीन में ज्यादा प्रेशर मारता और ज्यादा जल्दी अंदर धस जाता और फिर निकाल फंसता हर जगह, इसलिए ऐसा बनाते। साइकिल जैसे बना के देखो पिछले टायर में, ट्रैक्टर चला जाओ रोड पे भी मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो, जबकि चौड़ा टायर होने से तेल बहुत ज्यादा खाता है, पतला कर लेते तेल बहुत कम खाता, पर करना पड़ा हमें मोटा ही, क्योंकि वो खेतों में चलता है, वहां फंसे ही जाएगा। चलो ठीक है, जिससे वो रेतीली भूमि, खेत की भूमि रेतीली दलदली गीली भी होती है, तो ट्रैक्टर द्वारा कम दबाव लगता है, अतः दलदली रेतीली भूमि पर बिना धसे गति कर पाते हैं। चलिए, आप देखते हो रेतीली भूमि पर गाड़ी चला कर देखो, ट्रैक्टर यूं ही निकल जाता, गाड़ी धस जाती है ना, स्लिप काटती रहती है। इसी प्रकार नुकीली एड़ियों वाले जूते जिसमें थोड़ी सी चोंच होती है नीचे, तो प्रेशर उस पर ही पड़ेगा, और जो सरपट होगा तो पूरे जूते पे प्रेशर आएगा, ठीक है। नुकीली एड़ी है तो सिर्फ उस एरिया में ही प्रेशर पड़ेगा, तो वो धस जाएगी, रेत में धस जाएगी, और पूरा रेत में नहीं धसेगा, तो वही बात है। तो इसी प्रकार नुकीली एड़ियों वाले जूतों की तुलना में चपटे जूतों की सहायता से बालू पर चलना आसान होता है। तो बात क्लियर हो गई, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपने समझा होगा सारी चीज़ों को। ऊंट के पैर देखे होंगे तो हमने बिल्कुल गोल रहते हैं, इसलिए वो चल पाता है आराम से, बाकी सबके पैरों पे थोड़े थोड़े एरिया में वजन पड़ता है, ऐसा भी आप कह सकते हो। चलिए, वो तो हालांकि गद्दीदार पैर होते हैं, वो तो एक अलग बात भी है। तो कुल मिलाकर आपने समझ लिए सारे एग्जाम्पल। साइंस की क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और ये व्यवहारिक एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम में आजकल यही पूछे जाते हैं कि साइंस का आपके जीवन में क्या अनुप्रयोग है और ये चीज क्यों काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, इसकी PDF आपको मिलेगी, बेझिझक रहिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।